जय हिंद दोस्तों। आज के इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे बीए थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर में एजुकेशन यानी शिक्षा शास्त्र। ठीक है, शिक्षा शास्त्र में दोस्तों पेपर का नाम है आपका एजुकेशनल स्टैटिक्स यानी शैक्षिक सांख्यिकी। आज हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, इसमें आगे देख लेते हैं दोस्तों। आगे आपका है पेपर कोड EDU 302। ठीक है, यह दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का पेपर कोड है EDU 302। आपके विश्वविद्यालय का जो भी पेपर कोड होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपके कमेंट को पिन कर दूंगा। देखिए, इसमें क्लास 4 है, यूनिट 4 है। इसके पहले जितने भी क्लास हुए हैं प्लेलिस्ट मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप लोग जा करके वहाँ पर इस क्लास को देखने के बाद उसे आराम से देख लीजिएगा। चलिए, इसमें आगे देखते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न इसमें क्या है, जिसमें आंकड़ों के आयातों के रूप में प्रकट किया जाता है उसे क्या कहा जाता है। तो दोस्तों, जिसमें आंकड़ों के आयातों के रूप में प्रकट किया जाता है उसे दंड रेखीय कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नोट्स को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ते चलेंगे। देखिए, आपके एग्जाम में पूछता है कि सांख्यिकी का जनक कौन है। तो सांख्यिकी के जनक सर रोनाल्ड आयलमर फिशर थे। ठीक है, इनका जन्म 1890 में हुआ था और मृत्यु कब हुई थी, 1962 में। ठीक है, इनको शॉर्ट फॉर्म में भी याद रखिए। ठीक है, आपके एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म में आएगा रोनाल्ड फिशर। ठीक है, सांख्यिकी के जनक कौन है, रोनाल्ड फिशर। ठीक है, वहीं आपका अगला पूछ सकता है दोस्तों कि भारत में दोस्तों सांख्यिकी के जनक कौन है। तो प्रशांत चंद्र महालनोबिस को भारतीय सांख्यिकी का जनक माना जाता है। उनका जन्म 29 जून साल 1893 कलकत्ता यानी कोलकाता में हुआ था। ठीक है, यह भी पूछता है कि भारत में सांख्यिकी के जनक कौन है, तो याद रखिएगा प्रशांत चंद्र महालनोबिस। चलिए, इसमें अगला प्रश्न आपका पूछा है दोस्तों, जब किसी तथ्य के विभिन्न भागों को प्रतिशत के रूप में प्रकट करते हैं तो इसे कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं भैया, वृत्त चित्र कहते हैं, प्रतिशत चित्र कहते हैं, या फिर दंड चित्र, या फिर आरेख। तो दोस्तों याद रखिए, जब किसी तथ्य के विभिन्न भागों को प्रतिशत के रूप में प्रकट किया जाता है तो उसे प्रतिशत चित्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, प्रश्न नंबर 3 आपका दिया है, एक से अधिक तथ्यों वाले समूह और भागों के रूप में प्रकट करते हैं तो इसे कहते हैं दंड चित्र, बहुदंड चित्र, मानचित्र, या फिर उपविभाजित दंड चित्र। तो इसे उपविभाजित दंड चित्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए, प्रश्न नंबर 4 आपका दिया है दोस्तों, जब तस्वीर बनाकर आंकड़ों को पेश किया जाता है तो इसको पाई चित्र कहते हैं। क्या यह सही है या गलत है, या दोनों सही है या फिर दोनों गलत है। दोस्तों, जब तस्वीर बनाकर आंकड़ों को पेश किया जाता है तो इसे पाई चित्र कहते हैं, नहीं पाई चित्र नहीं कहते हैं, ये गलत हो जाएगा। चलिए, अगला देखते हैं आपका क्या दिया है। प्रश्न नंबर 5 इसमें दिया है, आंकड़ों को चित्रों द्वारा स्पष्ट करने को कहते हैं सारणीयन कहते हैं, वर्गीकरण कहते हैं, व्यवस्थीकरण कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों याद रखिएगा, आंकड़ों को चित्रों द्वारा स्पष्ट करने को आपका इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं आपका। प्रश्न नंबर 6 है, एक चित्र में दो से अधिक चरों को प्रकट किया जाता है उसे कहते हैं दंड चित्र, बहुगुणी चित्र, सारणीयन चित्र, या वर्गीकरण। तो बहुगुणी चित्र कहा जाता है। ठीक है, जब एक चित्र में दो से अधिक चरों को प्रकट किया जाता है तो उसे बहुगुणी चित्र कहा जाता है। उम्मीद है दोस्तों आपको क्लास अच्छा लग रहा होगा। इसे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। चलिए, इसमें आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपका पूछा है दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा क्या पूछा है। ठंडे आंकड़े बहुत से लोगों को गैर उत्साहजनक होते हैं। जटिल स्थितियों को सरल तथा नियमित रूप देने के लिए चित्र सहायक होते हैं। यह किसने कहा है, तो भैया यह कहे हैं आपके प्रोफेसर SJ मेरोनी ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न आपका देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 इसमें पूछा है, चित्रों द्वारा प्रस्तुतिकरण के लाभ हैं रोचक बनाना, तुलना में आसानी बनाना, ए और बी दोनों, या कोई नहीं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक है, चित्रों द्वारा प्रस्तुतिकरण के लाभ होते हैं रोचक बनाना और तुलना में आसानी होता है। चलिए,
प्रश्न नंबर 9 आपका दिया है, चित्रों द्वारा प्रस्तुतिकरण की सीमाएं क्या हैं? गलत व्याख्या है, सीमित सूचना है, दुरुपयोग है या उपरोक्त सभी है? दोस्तों उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, क्या पूछा है? चित्रों द्वारा प्रस्तुतिकरण की सीमाएं क्या हैं? गलत व्याख्या होता है, सीमित सूचना होता है और दुरुपयोग होता है। ठीक है दोस्तों, एक प्रश्न को 2 बार मैं इसीलिए पढ़ रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए, आप परीक्षा में भूले ना। ठीक है, आपका एक भी प्रश्न मैं गलत नहीं होने देना चाहता। ठीक है, चलिए इसमें 10वां प्रश्न आपका पूछा है, चित्र के कितने प्रकार होते हैं? तो दोस्तों चित्र के आपके 4 प्रकार होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वो कौन कौन से प्रकार होते हैं ये भी आपके दिमाग में आएगा दोस्तों क्वेश्चन, कि चित्र के जब 4 प्रकार होते हैं तो वो कौन कौन से हैं? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दिया है आपका, नोट करिए। देखिए, तालिका, दंड चित्र, वृत्त आरेख और काल सारणी आरेख, 4 प्रकार के हो गए। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए अगला आपका अभी पूछता है, आपकी एग्जाम में पूछता है कि सांख्यिकी के 2 प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो वर्णनात्मक सांख्यिकी है और अनुमानात्मक सांख्यिकी, दोनों को याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका पूछता है दोस्तों कि सांख्यिकी के कितने प्रकार हैं? तो ध्यान रखिएगा, मध्य, मध्यिका, बहुलक, वर्णनात्मक आंकड़े, अनुमानिक आंकड़े। ठीक है, चलिए अगला नोट्स दोस्तों ध्यान से देखिएगा, सांख्यिकी के 2 प्रकार के अध्ययन है। ठीक है, पूछता है आपसे एग्जाम में कि सांख्यिकी के अध्ययन को कितने प्रकार से सांख्यिकी को कितने प्रकार के अध्ययन किया जाता है? तो 2 प्रकार से अध्ययन किया जाता है सांख्यिकी का। कौन कौन से भैया? तो वह है अवलोकन अध्ययन और दूसरा है प्रयोग। उम्मीद है दोस्तों आपको अच्छा लग रहा होगा, क्लास समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा छठे सेमेस्टर के लिए। ठीक है, धमाकेदार तैयारी करेंगे। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जरूर ज्वाइन करें। आप मुझसे प्राइवेटली नहीं कोई है वो, ठीक है, डायरेक्टली बात कर सकते हैं। जितने भी छात्र छात्राएं हैं सभी लोग आपस में डिस्कस करते हैं क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जरूर ज्वाइन करें। देखिए इसमें दूसरा नोट्स आपका दिया दोस्तों, दूसरा ध्यान दीजिएगा, सांख्यिकी कितने प्रकार की होती है? ठीक है, तो इन विषयों में शामिल है। ठीक है, मैंने यहाँ पर नोट किया है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी आप रख सकते हैं। देखिए पहला है विमांकन विज्ञान, दूसरा है व्यवहारिक सूचना अर्थशास्त्र, तीसरा है आपका बायोसांख्यिकी, चौथा है आपका बूट स्ट्रैप एंड जैकनाइफ रिसैम्पलिंग। ठीक है, पांचवा है आपका व्यवसायिक सांख्यिकी, छठा है आपका डेटा विश्लेषण। तो दोस्तों इन सभी को याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए प्रश्न नंबर 11 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है यह आएगा जरूर। ठीक है, किस सन में आर्मी अल्फा परीक्षण बना था? तो दोस्तों ये आर्मी अल्फा परीक्षण आपका 1917 में बना था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नोट्स को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे दोस्तों, आर्मी अल्फा परीक्षण से संबंधित नोट्स है ये। देखिए 1917 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की एक समिति ने सैन्य कर्मियों के तेजी से वर्गीकरण के लिए बुद्धि परीक्षण के उपयोग को निर्धारित किया। इसे देखते हुए अमेरिकी सेना के मनोवैज्ञानिक ने 2 परीक्षण किए। कौन कौन से भैया? तो आर्मी अल्फा परीक्षण और आर्मी बीटा परीक्षण, ये दोनों विकसित किए थे। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण नोट्स है। चलिए प्रश्न नंबर 12 आपका इसमें पूछा है, स्थिति सूचक माप है मध्यमान का, प्रमाणिक विचलन का, प्रतिस्थांक का या विषमता का? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रतिस्थांक का। ठीक है, स्थिति सूचक किसका माप है भैया? प्रतिस्थांक का। प्रश्न नंबर 13 आपका इसमें पूछा है, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति के माप हैं? ये 100% आएगा जरूर, ये लिख लीजिए, आप रट डालिए, ये आना है तो आना है इस प्रश्न को। ठीक है, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप हैं बहुलांक, मध्यांक, मध्यमान, तो ये सभी हैं। ठीक है, याद रखिए इसमें निगेटिव क्वेश्चन भी पूछता है, पूछेगा कि इनमें से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है। तो जब आप इसे ध्यान से पढ़े रहेंगे दोस्तों तभी आप प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा, बहुलांक, मध्यांक और मध्यमान केंद्रीय प्रवृत्ति के माप हैं। चलिए प्रश्न नंबर 14 आपका पूछा है, मापन वस्तुओं या घटनाओं को तर्कपूर्ण ढंग से व्याख्या प्रदान करने को कहा जाता है, यह किसने कहा है? तो यह कहा है भैया आपके गिलफोर्ड जी ने, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 14 का। चलिए प्रश्न नंबर 15 आपका पूछा है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मापन किन्हीं स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है,
यह किसने कहा है? तो यह कहा है दोस्तों आपके एस स्टीवेंस ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसमें आपका। प्रश्न नंबर 16 आपका पूछा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विचलन का माप है? चतुर्थांश विचलन, मध्यमान विचलन, मानक विचलन। ये तीनों विचलन क्या है भैया? तो ये विचलन के माप हैं उपरोक्त तो सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 16 का। देखिए ये भी पूछता है, ठीक है, ये भी पूछेगा, 100% पूछेगा, याद रखिएगा, ठीक है। विचलन का माप कौन कौन सा है? चतुर्थांश विचलन, मध्यमान विचलन और मानक विचलन, ठीक है, याद रखेंगे इसे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें निगेटिव क्वेश्चन भी पूछेगा कि इनमें से कौन सा विचलन का माप नहीं है। तो जब आप इसे ध्यान से पढ़े रहेंगे तभी आप उत्तर दे पाएंगे, तो याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 17 है आपका, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति के माप हैं? दोस्तों ये प्रश्न दोबारा आ गया है, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 17 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी बहुलांक, मध्यांक और मध्यमान। देखिए यहाँ निगेटिव क्वेश्चन पूछा है, ध्यान रखिएगा। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है, क्वेश्चन मार्क दिया है, इनमें से कौन है? प्रसार है, प्रमाणिक विचलन है, सहसंबंध है या फिर मध्यांक है। तो दोस्तों जैसा मैंने आपको पढ़ाया है कि मध्यांक जो है आपका वो क्या है? केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है, ठीक है। अगर आप ध्यान से पढ़े होंगे तो आपको याद होगा मध्यांक केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है। प्रसार, प्रमाणिक विचलन और सहसंबंध ये केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। तो यह किसके माप है भैया? तो यह है विचलन के माप हैं, ठीक है। ये तीनों प्रसार और प्रमाणिक विचलन और सहसंबंध किसके माप हैं? ये विचलन के माप हैं। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 19 है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखने वाली बात है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण TAT का निर्माण किसने किया था? ठीक है, तो पहले आप ये जान लीजिए, TAT का फुल फॉर्म पूछेगा अगर तो याद रखिएगा प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, ठीक है। तो इसका निर्माण किसने किया था भैया? तो मर्रे ने किया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। याद रखिए कभी कभी ऑप्शन में मर्रे लिखता है, ठीक है, मर्रे लिखता है, तो इसे भी याद रखेंगे और इसे भी याद रखेंगे, दोनों तरह से याद रखिए आप, ताकि आपका प्रश्न उत्तर गलत ना हो। चलिए नोट्स को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ने का प्रयास करेंगे। देखिए प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण TAT का निर्माण अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हेनरी ए मरे ने किया था। उन्होंने इसे 1935 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय में विकसित किया था। TAT एक प्रक्षेपो मनोवैज्ञानिक परीक्षण है। इस परीक्षण में 31 कार्ड होते हैं, ठीक है। आपके एग्जाम में पूछता है कि TAT में कितने कार्ड होते हैं? तो भैया TAT में कितने कार्ड होते हैं? तो 31 कार्ड होते हैं। ऑप्शन नंबर सॉरी इसमें ऑप्शन कोई नहीं है, ठीक है, याद रखेंगे। TAT में कुल 31 कार्ड होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका प्रश्न नंबर 20 पूछा है, मानक विचलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य है? ठीक है, देखिए यहाँ पूछा है कि इनमें से चारों में से कौन सा सत्य है। तो इस टाइप के प्रश्न दोस्तों 95% जो बच्चे होते हैं इस टाइप के प्रश्न देखते ही डर जाते हैं या फिर छोड़ देते हैं ऐसे प्रश्नों को, लेकिन ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। यह गणना में सरल है। मानक विचलन अंतिम छोरों के लिए यह संवेदनशील नहीं है। मानक विचलन या फिर मानक विचलन यह अंतिम छोरों के लिए संवेदनशील होता है, या फिर मानक विचलन विभिन्न परिस्थितियों में भी सत्य होता है। तो इनमें से कौन सा सत्य है? तो ये तीनों सत्य नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। मानक विचलन जो होता है यह गणना में सरल होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है, यहाँ केंद्रीय प्रवृत्ति का माप पूछा है दोस्तों। तो जैसा मैंने ऊपर आपको पढ़ाया है, आप लोग इसमें पढ़ेंगे जब कि प्रमाणिक विचलन, शतांशीय विचलन शतांशीय मान और सहसंबंध, ये तीनों केंद्रीय प्रवृत्ति के माप नहीं है, ठीक है। क्या है? बहुलांक भैया क्या है? तो ये केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। चलिए इसमें अगला प्रश्न आपका पूछा, प्रश्न नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? देखिए यहाँ निगेटिव क्वेश्चन भी पूछा है। इन चारों में से कौन है दोस्तों जो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? तो प्रसार, सहसंबंध, प्रमाणिक विचलन, ये तीनों क्या है? केंद्रीय प्रवृत्ति के माप नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी केंद्रीय प्रवृत्ति के माप नहीं है। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप वाला क्वेश्चन आएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 23 है, याद रखेंगे। मापन के 4 स्तर कौन कौन से हैं? तो भैया मापन के 4 स्तर कौन कौन से होते हैं? नामित होता है, क्रमित होता है, अंतरित होता है और अनुपातित होता है, ठीक है, अनुपातिक होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 24 आपका इसमें दिया है,
दो वर्ग सीमाओं के मध्य का अंतर कहलाता है। वर्ग अंतराल कहलाता है, आवृत्ति कहलाता है, वर्ग विशालता कहलाता है या मध्य बिंदु कहलाता है। तो दोस्तों दो वर्ग सीमाओं के मध्य अंतराल को वर्ग अंतराल कहते हैं। ठीक है, 24 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 आपका पूछा है, आंकड़ों का लेखा चित्रीय निरूपण है। कभी कभी हम लोगों को भी प्रश्न पढ़ने में गलती हो जाती है, तो उसके लिए सॉरी। ठीक है, आंकड़ों का लेखा चित्रीय निरूपण है भैया, तो कौन है? मध्यमान है, आवृत्ति वक्र है, बहुलांक है या परास है? तो इसमें आपका नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आवृत्ति वक्र जो होता है दोस्तों, यह आंकड़ों का लेखा चित्रीय निरूपण होता है। चलिए, इसमें अगला प्रश्न आपका पूछा है दोस्तों, प्रश्न नंबर 26 है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखेंगे। सहसंबंध का सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा दिया गया था? ठीक है, यहाँ दिया गया था, मैं दिया लिख दे रहा हूँ। देखिए, सहसंबंध सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा दिया गया था? तो यह आपका फ्रांसीसी गाल्टन तथा कार्ल पियर्सन के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक है, मुझे डाउट है दोस्तों यह क्वेश्चन आएगा, और याद रखिए जो मुझे डाउट लगते हैं वो 99% परीक्षा में आते हैं। ठीक है, मैंने जो भी प्रश्न बताया है वो प्रश्न आ ही जाते हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 27 है आपका, निम्न में से कौन सा सहसंबंध चरों के मध्य परिवर्तन के अनुपात पर आधारित है? सरल रेखीय सहसंबंध है, आंशिक स्वागत सहसंबंध है, आंशिक स्वागत संबंध है, या फिर ऋणात्मक सहसंबंध है, या फिर धनात्मक सहसंबंध है? दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, सरल रेखीय सहसंबंध है। इसमें प्रश्न क्या पूछा है? सहसंबंध चरों के मध्य परिवर्तन के अनुपात पर आधारित है। क्या आधारित है भैया? तो सरल रेखीय सहसंबंध आधारित है। चलिए, प्रश्न नंबर 28 आपका पूछा है, सहसंबंध की मात्रा को अभिव्यक्त करने वाले अंक को कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? सहसंबंध संख्या कहते हैं, सहसंबंध गुणांक कहते हैं, सहसंबंध भार कहते हैं, या फिर सहसंबंध मात्रा कहते हैं? तो दोस्तों सहसंबंध गुणांक कहते हैं। ठीक है, सहसंबंध की मात्रा को अभिव्यक्त करने वाले अंक को सहसंबंध गुणांक कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, प्रश्न नंबर 29 आपका पूछा है, सहसंबंध ज्ञात करने के प्रमुख विधियों में शामिल है, विक्षेप चित्र शामिल है, कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक भी शामिल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उपरोक्त तो दोनों। ठीक है, फिर से पढ़ लीजिए, सहसंबंध ज्ञात करने की प्रमुख विधियों में क्या शामिल है भैया? तो विक्षेप चित्र शामिल है और कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक शामिल है। चलिए, प्रश्न नंबर 30 आपका इसमें दिया है दोस्तों, सहसंबंध को किस आधार पर ज्ञात किया जाता है? ग्राफ अथवा संख्या के आधार पर, गुणांक के आधार पर, समांतर माध्य के आधार पर, या फिर बहुलक के आधार पर? तो दोस्तों सहसंबंध को आपका ग्राफ अथवा संख्या के आधार पर ज्ञात किया जाता है। ठीक है, आपके एग्जाम में केवल इतना दे सकता है कि संख्या के आधार पर, तो याद रखेंगे सहसंबंध को किस आधार पर ज्ञात किया जाता है? तो संख्या के आधार पर, या फिर ये दे सकता है, ठीक है, कि सहसंबंध को किस आधार पर ज्ञात किया जाता है? तो ग्राफ के आधार पर ज्ञात किया जाता है। ठीक है, इसलिए दोस्तों मैंने आज दोनों टाइप कर दिया है। ठीक है, सहसंबंध को ग्राफ और संख्या के आधार पर दोनों तरह से ज्ञात किया जाता है। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों आपको नॉलेज अच्छा लगा होगा, यह क्लास अच्छा लगा होगा। शेयर ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। छठे सेमेस्टर में धमाकेदार तैयारी करेंगे, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक ज़रूर ज्वाइन करें। चलिए, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।